अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़ाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप दुआएं, आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं सब मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और नहीं आज फ़ाद हमें भाई। मौका देने के लिए, नहीं आपसे बात करने के लिए। नहीं फ़ाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी बस क्या कर किन अल्फाज में अपना आपको बयान करूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। और बस आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। योर हम्बलनेस। अच्छा, हम्म। मज़हर, अपने बारे में बताएं कि अभी आप कहाँ पे हैं, किस स्कॉलरशिप पे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में? फहद भाई एक्चुअली मैं इस टाइम कहने के मेरा लास्ट ईयर है। मैं इधर मास्टर डिग्री कर रहा हूँ मेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में। और दूसरी मैं इसके साथ कहने की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोके के अंदर एज अ रिसर्च एसोसिएट एक प्रोजेक्ट रिसर्च यूरोपियन यूनियन की रिसर्च फंडिंग प्रोजेक्ट उसके वो विन किया, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। और वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम्स फॉर एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स और सिमुलेटर्स के ऊपर है। और वो और यूरोपियन यूनियन से फंडिंग प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ मैं एक एक्सटर्नल बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफील्ड जर्मनी, वहाँ पे मैं एज अ विजिटिंग फेलोशिप पे काम कर रहा हूँ। और ये मेरी छोटी सी जर्नी है। और माशाल्लाह, आप तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब है। बस अल्लाह की देन है, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा मज़हर, आपका जो अभी स्कॉलरशिप और है मेरा वो कौन सा स्कॉलरशिप है इटली में? बेसिकली फात भाई, मेरा जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। एक्चुअली इनका ओके। इनके कहने के अगर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली नेम पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो स्पोर्ट्स एंड बेनिफिट स्कॉलरशिप है। मज़हर, अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइएगा कि कहाँ से सफ़र शुरू किया और इटली कैसे पहुँचे। फहद भाई बेसिकली मैं आपके होम इंस्टीट्यूट से ही हूँ। एक्चुअली मेरा जो बैचलर है इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद GCUF। और इसके अलावा मैं उधर डिफरेंट उसी दौरान मैं डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया ड्यूरिंग 6 सेमेस्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ रिस्पेक्टिव माय प्रोफेसर इज प्रोफेसर डॉक्टर नाउ प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अली शफाक। So actually मेरे on that time actually my area of interest is medical genomics actually. So उसके बाद बात भाई मेरे जस्ट सिंपल यही कि मैं उसी दौरान ही कुछ रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। और उसी दौरान मेरा कह लें कि मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस दौरान कि मैं मास्टर के लिए बाहर किसी फॉरेन कंट्री में किसी डोमेन में करूं। तो फॉर्चुनेटली मैंने ये बाय चांस मैंने इस कंट्री को टारगेट किया। बट ऑन द स्पॉट फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ पे इस तरह की स्टडी भी होती है और कुछ इस तरह से। मेरा ज़्यादातर आपको पता है सेम हर बंदे का यही होता है कि चाइना में अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, मैक्स स्कॉलरशिप है, ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप है, बस यही। ठीक है। सबसे मेन मेरी जो कह लें कि मेंटोरशिप जो थी वो गूगल थी। मैंने गूगल पे अपना सब कुछ अपने कीवर्ड्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स से दिस कंट्री एंड समथिंग लाइक दिस मैंने अपनी कह लें कि अपनी प्रोफाइल बनाई और रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, एक दो पब्लिकेशंस की। और इसके अलावा अपने अपने ऊपर अपने स्किल्स पे काम किया बेसिकली। तो उसके बाद फात भाई मेरा एक दोस्त था, उसके थ्रू उसने बोला वो उसके उसके जो पापा हैं वो इटली में थे, उन्होंने उसने भी अप्लाई करना, उसने बोला तुम भी अप्लाई कर दो। तो मैंने सिर्फ कह लें कि फात भाई सिर्फ इटली में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑलमोस्ट 17 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और मुझे 3 एडमिशन मिले थे। उनमें से एक मिशन जो था एक यूनिवर्सिटी काफोस्कारी था, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा था, और थर्ड वन जो था यूनिवर्सिटी वरोना लास्ट था। तो मैंने फिर कह लें कि सेम प्रोसीजर था, सब में मुझे एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। बट मेरे को जो बहुत ज़्यादा सिमिलर था वो सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी वरोना था। बाकी जो दो कोर्सेज थे वो टोटली एक नैनो टेक्नोलॉजी पे था और एक मोलिकुलर मेडिसिन पे था। तो उसके बाद उनमें मेरी स्कॉलरशिप नहीं थी, उसमें रीजनल के लिए अप्लाई करना पड़ना था, तो इसलिए मैंने इसमें भी इसी तरह से करना था। बट आफ्टर 1 मंथ मुझे एक ईमेल रिसीव होती है कि आप एलिजिबल हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। और इसके बाद का क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि आप उनके इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू उनका आपका होता है, और इंटरव्यू में आप टॉप 5 टॉप 6 में आते हैं।
उनमें आप उन्होंने 2 या 3 में आपको सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इस बार 3 सीट्स हैं। पिछली बार भी मेरे बार भी 2 सीट्स थी और या 3 थी, इस बार भी 2 या 3 है। तो बेसिकली फाद भाई उसके अंदर बेसिकली आपको वो यही क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मेन थिंग सबसे बड़ा ब्लंडर हम ये मारते हैं कि आप जब सीवी बनाते हैं ना, तो आप बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीवी बना देते हैं, या कुछ सीवी के अंदर होता ही नहीं, इस तरह आप वो चीजें भी ऐड कर देते हैं जो लगता ही नहीं है कि यार आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको मैच कर रही है। जब कैटेगोरिकली जब आपकी सीवी को एवेल्युएशन करनी होती है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोस पे करते हैं। बेसिकली सबसे पहले इनका ये होता है कि आपकी एकेडमिक जो सीजीपीए जो होती है वो, सेकंड पे आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड वन आपका आइल्स, और फोर्थ वन आपकी सीवी, और फिफ्थ वन आपका रिकमेंडेशन। वो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होता, विरोना यूनिवर्सिटी के अंदर रिकमेंडेशन नहीं है, वो एज ऑप्शनल है, अगर आप दे सकें तो आप अपलोड कर देते हैं। बट यहाँ पे सीवी जो है ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सीवी के अंदर बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि आपकी कोई रिसर्च प्रोफाइल है, आपका एक्सपीरियंस है, ये जस्ट मेरिट स्कॉलरशिप के लिए फाती में बात कर रहा हूँ। आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई इंटर्नशिप की है, कुछ इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। बेसिकली फाद भाई जब मेरिट स्कॉलरशिप का इंटरव्यू था, मेरे से उन्होंने 4 क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरी 2 पब्लिकेशन पे किए थे कि आपके इस पब्लिकेशन के अंदर कुछ नंबर है और इसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट ऑथर हो, इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपने क्या काम किया, आपका क्या डिफरेंस है, आपका क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूट है। सेकंड उन्होंने मुझसे एक इंटर्नशिप के अंदर मैंने उनके एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे उसमें क्वेश्चन अराइज किया था कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किस डोमेन में काम किया है, और आपने इसी में ये मेंशन किया, बट आप और हमारे जो प्रोग्राम के अंदर ये कोर्स इस तरह से पढ़ाया जाता है, तो आप इसको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। और थर्ड वन फाद भाई वो आपकी मोटिवेशन चेक करते हैं कि आप वाकई एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। और फोर्थ वन आप ये कहते हैं आपका फ्यूचर प्लान क्या है आफ्टर दिस डिग्री। यहाँ पे अक्टूबर 2021 के अंदर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी और मैं यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टैक्ट था। यहाँ पे क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहा था और कुछ क्लासेस के अंदर कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इनका एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना इनका जो एक्सेंट है वो टोटली डिफरेंट है, आपको नहीं समझ आती है, इन पर्सन नहीं समझ आती, तो ऑनलाइन के अंदर बहुत चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू थे, तो इस हवाले से तो फाद भाई इस तरह से ये चीज़ें डील हुई। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ उस हवाले से। और फिर आफ्टर 6 मंथ विद द हेल्प ऑफ कह लें कि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली इनको रिक्वेस्ट की कि ये मेरिट स्कॉलरशिप का बच्चा है और इसको प्लीज़ इसको अकोमोडेट किया जाए। फिर मुझे अपॉइंटमेंट 1 मार्च में मुझे मिली 2022 में, और फिर मुझे वीज़ा का जो ग्रांट वो वीज़ा ग्रांट हुआ, फिर 15 मार्च को मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ, 26 को मैं इधर लैंड किया मैंने, और उसके बाद फिर मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह फाद भाई शुरू में मुझे काफ़ी हर्डल्स फील हुई, और कुछ कोर्सेज के हवाले से, क्योंकि टाइम डेडलाइन स्कॉलरशिप की कम थी। एक्चुअली मैं इसका एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ फाद भाई, जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है ये सितंबर के अंदर आपकी डेडलाइन होती है मेरिट की। जो रीजनल स्कॉलरशिप यहाँ की होती है वो जुलाई में होती है एक्चुअली। तो ये है कि फिर डू एंड डाई वाला सीन था, और मैं ये है कि सितंबर तक मैंने अपने 30 पूरे किए, उसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो जो लेके आया था बस वो खत्म हो गए। उसके बाद क्योंकि स्कॉलरशिप के अंदर तो मुझे सिर्फ अकोमोडेशन और ये सब कुछ था, तो फाद भाई कह लें कि यहाँ पे फिर मैंने जॉब शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी, कोई ढूंढना कि मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए कुछ इस तरह से। तो सबसे मेन इशू यहाँ पे ये बना कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, आपको कहीं भी जॉब करनी है, आपको लैंग्वेज आती है कुछ इस तरह से। तो फाद भाई बस ये है कि अल्लाह ताला की मदद ने, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी, और इस अल्हम्दुलिल्लाह को शुक्र है कि मुझे कहीं एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब मिल गई, वहाँ पे मैं जॉब करना शुरू हो गया। और उसके बाद फाद भाई आपको पता है कि अगर एक काम आप अनप्रोफेशनली जो आप काम करते हैं ना, उसके आपके इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो उसने मेरी डिग्री पे बड़े इफेक्ट डाले, बट ये है कि बट मैंने अपने आप को उस हवाले से मैनेज किया। और इसके साथ साथ इन पैरेलल फाद भाई मैंने कह लें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करता रहा एक्सटर्नल प्रोफेसर्स के साथ। तो ये है कि फाद भाई मेरी इन पैरेलल वे में मेरी डिग्री भी साथ साथ चलती रही, मैं अपने काम को भी करता रहा, और इसके अलावा फाद भाई मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा हूँ, और उस टाइम भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा फाद भाई जब मेरी कह लें कि अभी रिसेंटली मेरी ज्वाइनिंग सितंबर के अंदर मेरी इधर
मेरे यूनिवर्सिटी मिलानो बिकोका के अंदर रिसर्च ग्रांट अनाउंस हुई, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सुपरवाइजर हियर। सो उसके बाद फाद भाई उसके अंदर मेरी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, तो मैं वहाँ पे अब एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ उसमें फॉर 1 ईयर माशाल्लाह, एक्चुअली। और कांग्रेचुलेशंस। उसके साथ साथ थैंक्स अ लॉट फाद भाई, आपकी दुआएं हैं। और उसके अलावा फाद भाई यूनिवर्सिटी बेलफील्ड के अंदर मैं एज अ विजिटिंग फेलोशिप पे हूँ इस टाइम जर्मनी में। ओके, उधर उधर सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं मेटाजीनोम एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा मजहर, बताएंगे कि इटली के केस में वीज़ा की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आपको किसी कंसल्टेंट वगैरह की ज़रूरत होती है एडमिशन के प्रोसेस में, या आप ये सब कुछ खुद से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फाद भाई इसमें 2 रीजन हैं। एक तो ये रीजन है कि जब आपने बाहर के लिए इरादा कर लिया अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आप पीएस के अंदर अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, बट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपको अपने गोल सेट करने चाहिए कि आपने किधर जाना है। आपने क्या किसी का हाथ पकड़ के जाना है या खुद जाना है, 2 चीज़। तो फहद भाई मैंने किसी कंसल्टेंट की से रब्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने इस मामले में बड़ा अपना टाइम भी बड़ा वेस्ट किया। मैंने एक्चुअली फाद भाई मैंने पीएस के 5th सेमेस्टर में ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो फाद भाई मेरे इधर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर प्रोफेसर है डॉक्टर साबिर हुसैन साहब, तो उनके साथ मेरा बड़ा इंटरेक्ट था। और मैं एक्चुअली उनकी एक जो सोसाइटी है उसके अंदर मैं अपने डिपार्टमेंट को उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट भी करता रहा उधर 1 साल के लिए। उनका एक ग्रुप पाक इको फ्रेंड्स के नाम से सोसाइटी है वहाँ पे, तो अभी भी वो रन कर रहे हैं माशाल्लाह। सबसे बढ़ के ये कि गूगल है, और इसके अलावा कुछ मुझे प्रोफेसर्स ने गाइड किया कि हाँ इस तरह स्कॉलरशिप होती है और ये सब कुछ। और इटली के हवाले से फाद भाई मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से है, क्या सीन है। बस यूट्यूब और गूगल, बस इसके ऊपर ही मैं इंसार किया था। और वीज़ा प्रोसेस के हवाले से और इस तरह से इसमें फाद भाई 2 चीज़ें ये मैटर करती हैं कि अगर आपको तो उसके बारे में नो ऑफ है कि आपको ये सब ठीक है, बट फाद भाई एक और चीज़ ये है कि अगर कंसल्टेंसी के अंदर आप जाएं तो वो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, और दूसरा आपके सेविंग कोई नहीं। आप पैसे अगर आपके पास थोड़े ज्यादा हैं तो आप फिर जा सकते हैं कंसल्टेंसी के पास, बट इट डजंट मैटर कि आप अगर आप बाहर आ रहे हैं, आपको एक फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, आप कंसल्टेंट के यस, पास जा रहे हैं, तो आपका फायदा ही कोई नहीं। यस, तो ये चीजें दैट्स राइट। मैटर करती हैं। बट फाद भाई हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। यस फाद भाई, हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, बट ये है कि आपको सर्च करना आना चाहिए कि आपको किस वे में किस तरह से इसको कैसे डील करना, और इन द प्रेजेंस ऑफ योर गोल्स। अच्छा मजहर, अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि इटली हैज़ बीन अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड, और बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। तो इटली को कैसे रेट करते हैं एज अ डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज़? फाद भाई अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को मैं देखूं तो फाद भाई ये नो डाउट कि ये पहली तो बात ये कि शेंजन स्टेट है और ये शेंजन कंट्री में आता है, और तो इस हवाले से दूसरा ये कि फाद भाई यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश टॉट के कोर्सेज मिल जाते हैं। दूसरा ये कि आपको सबसे मेन चीज़ आपको ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली, कहने के वरोना को छोड़ के, यहाँ के मेरिट स्कॉलरशिप को छोड़ के एक्चुअली ये तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड अच्छा मिल जाता है, कहने के मास्टर्स रीजनल स्कॉलरशिप पे भी। और अगर आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल अगर आप अच्छे हैं तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई है, तो आप नो डाउट कि आपकी जो यहाँ की मास्टर की जर्नी है बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे पार्ट टाइम की फैसिलिटीज़ भी हैं, 20 आवर्स आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो भी यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स हैं वो आपको पता है डिलीवरी की जॉब करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में करते हैं, जिस तरह से मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं। तो अब इसके अलावा फाद भाई ये है कि इटली को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये नो डाउट कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है और बहुत वेल डिफाइंड और बहुत अच्छा है। बेसिकली इनका जो मेन फोकस जो इटली का जो करिकुलम का है वो आपकी स्किल्स है, ये आपकी स्किल्स डेवलप करते हैं। बट बस मेन इशू यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर, अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है तो इस हवाले से तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। डिग्री को थोड़ा सा साइड पे 1-2 घंटा इसको भी देना चाहिए इस हवाले से। बाकी अगर आप पूरे यूरोप में तो देखेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो
इस हवाले से बाकी ओवरऑल इटली जो है वो कह लें कि एजुकेशन के हवाले से अच्छा कंट्री है, और यहाँ पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। ये नहीं कि आपने वो कंट्री आप पे डिपेंड करेगी कि आप जी हाँ आप आ गए हो, हम आपको प्लेट में रख के सब कुछ दे देंगे और आपने खा के आपने चले जाना, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। यस यहाँ पे आपने कुछ करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये आपके कोई सखे नहीं है। तो ये चीज़, बाकी ये है कि आपको ये सबसे मेन चीज़ ये आपकी कि आपकी ग्रूमिंग करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वरना यहाँ पे बड़े लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ने के बावजूद वो वैसे के वैसे ही होंगे। तो ये है कि आपकी मेन चीज़ ये है कि आपके ऊपर ये आपकी ग्रूमिंग है, आप स्किल सेट आपका इम्प्रूव होता है, आप डिफरेंट। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको एक माशरे के अंदर रहने का तरीका आ जाता है कि आपने रहना किस तरह से है, नेगेटिविटी को, एक चीज़ को छोड़ के यहाँ की उसको एक साइड पर रख के अगर आप दूसरी चीज़ों को देखें तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा ये है कि मेन चीज़ के कल्चर, जो आपका यहाँ का कल्चर एडेप्टेशन, और इसके अलावा आपकी अपनी ग्रूमिंग और उसके आपकी सस्टेनेबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें बड़ी आपकी आगे हाई रेटेड हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके आगे काम आती हैं। मजहर, जो स्टूडेंट्स अभी ऑनगोइंग डिग्रीज में हैं, कोई बीएस के स्टूडेंट्स हैं तीसरे चौथे सेमेस्टर में या मास्टर्स के पहले दूसरे सेमेस्टर में, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड की जा सकती है और किन एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है उन्हें, ताकि फ्यूचर में उनके लिए जो स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस हैं वो बढ़ सकें? फहद भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब सबसे पहली बात यह है कि जब आप इंटर में होते हैं तभी आप पहले डिसाइड करते हैं कि मैंने एमबीबीएस में जाना है या मैंने प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल दोनों में जाना है। ठीक है, आप पहले ही बनाया होता है जहन कि आपने एमबीबीएस में जाना है, आपने इंजीनियरिंग करनी है। बट इसके अलावा भी कुछ डिग्रीज हैं जो आप ये कह लें कि जो मेडिकल की डिग्रीज होती हैं, मेडिकल की रेलिवेंट डिग्री होती हैं, आप उनको फोकस करते हैं। जब आपने एक फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक डिग्री कर ली, ये नहीं कि आपने एक डिग्री में आ गए हैं कि मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रहा हूँ या बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो आपने बस ये है कि आप 3-4 डिग्रीज में अप्लाई किया, बस इसमें मेरिट आ गया, हम उधर जा रहे हैं जी। उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि भाई मेरे इंटर में इतने मार्क्स थे, 90% मार्क्स हैं, और मेरी ये क्या मेरे जो लाइफ के प्लान, उस टाइम तो बंदे को नहीं पता होता कि मेरे लाइफ के प्लान्स क्या हैं। उस टाइम तो ये भी नहीं पता होता कि आपका टाइम क्या चल रहा है। तो उस टाइम सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रूम करते हैं अपने आप को। यह कि जब आप शुरू में किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आपने खुद अपने आप को मनवाना है उस सब्जेक्ट के अंदर। बेसिकली बैचलर लेवल पे इतना खास आपके अंदर वो मटेरियल नहीं होता, आपने खुद अपने आप को डेवलप करना होता है उस डोमेन के अंदर कि हाँ इस डोमेन में मैंने इसको इस तरह से लेके चलना है। पहले 4 जो सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता, आप तो सीजीपीए के चक्कर में होते हैं कि आप मेरी सीजीपीए 3.5, 3.8, 4/4 ये आनी चाहिए बस। यहाँ आप ये ड्रॉप ही ना हो जाए, हम 1.9 ना आ जाए, हम वो ड्रॉप ना हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें बड़ी, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे फैकल्टी वाइज और कुछ इस तरह से, हाँ ये कि कुछ प्रोफेसर्स और कुछ ये है कि उनकी वो कहाँ जो ज़्यादातर जो फॉरेन से पढ़े होते हैं, जो फैकल्टी में आप प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी प्रोफाइल्स को देखें। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप डिग्री में आ जाते हैं, आपको 3-4 सेमेस्टर गुजर जाते हैं आपके, तो आपको क्लियर हो जाते हैं आपकी, हाँ मैंने यार इस डोमेन के अंदर मैंने काम करना है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप कोई प्रोफेसर ढूंढें डिपार्टमेंट में। सबसे मेन चीज़, ढूंढेंगे तो मिलेगा, ठीक है, अगर वैसे तो नहीं मिलता, वैसे मिल जाते हैं और कामों के लिए। तो ये है कि आप वहाँ कोई प्रोफेसर ढूंढें, उसकी पब्लिकेशन देखें, उसके प्रोजेक्ट ऑनगोइंग देखें, वहाँ जाके इंटरेस्ट करें उन प्रोफेसर्स में, उनसे बात करें। अगर वो आपके कोर्स का प्रोफेसर है तो वेल एंड गुड, आप पहले से उनको जानते हैं कि वो किस तरह का बंदा होगा आपके साथ, वो कैसा है, उसकी कोर्स में वो इस तरह का, अगर वो प्रोजेक्ट वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से, आप उनके साथ बात करें। ये नहीं कि आपने 8 सेमेस्टर के अंदर आपको किसी ने आपको प्रपोजल, आपको प्रोजेक्ट को साइन हो गया तो आपने बस थीसिस किया है, जान छोड़ी, बस खत्म बात। ये नहीं, इस तरह आपकी सीवी डेवलप नहीं होगी। आपका जस्ट एक टाइटल होगा बीएस बायोकेमिस्ट्री और नीचे टाइटल होगा मैंने इसमें थीसिस लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया और दैट्स इट, और बस ये चीज़ें मैटर नहीं करती बेसिकली, और मैटर करती भी हैं कुछ इंस्टीट्यूट के हवाले से अगर कैटेगोरिकली चीज़ें देखी जाएँ तो ये चीज़ें। बट सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपका मेंटोर अच्छा हो, आप खुद सबसे पहले आप खुद अच्छे हो, फिर आपका मेंटोर अच्छा हो। तो इस हवाले से आपको ये सबसे पहले कि आप अपने प्रोफाइल का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको मेंटोर ढूंढें, उसके बाद उसकी प्रोफाइल को देखें,
फिर आप देखें कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रिसर्च के रेलिवेंट है। आपने उस टाइम रिसर्च की नहीं होती है, आपने तो उस टाइम सर्च किया होता है, सर्च तो आपने बाद में करनी। तो आपने वो यस चीजें देखनी होती हैं कि आपने, हाँ यार ये प्रोफेसर अच्छा है, मैं इसको देखूं। आप उनके पास बात करें इनसे, यार मैंने आपके पास काम करना है, कोई मुझे इंटर्नशिप में रख लें, मुझे लैब में मुझे कोई स्किल्स सिखा दें कुछ इस तरह से। ये नहीं कि जाके बस एट द एंड रिकमेंडेशन लेटर लिखवा दें। तो सर बस रिकमेंडेशन लेटर, और वो क्या है, वो करते हैं बस ऊपर से नाम या खुद लिख के ले आओ, या ऊपर से नाम चेंज हो जाएगा, नीचे अपने साइन हो जाएंगे, वो सारा कुछ आपका वही है। तो वो हर बंदे को वो सेम ही जा रहा है, फिर आपका सिर्फ नाम डिफरेंस आ रहा है। तो ये सबसे पहले ये चीज है कि आप प्रोफेसर ढूंढे, उसके साथ काम करें, किसी इंटर्नशिप के, कोई सी इंटर्नशिप, कोई 1 मंथ 2 मंथ स्किल्स ने के अलावा आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अगर आप यहाँ पे नहीं सीख पा रहे हैं, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं सूट कर रहा, तो आप कुछ कोर्सेज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर, बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर, जो आपकी रिसर्च के अंदर बहुत आगे अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में पाइथन है, उसके अलावा मैटलैब है, आर लैंग्वेज है, उसके अलावा आप ये चीज़ें को देखें। उसके बाद कुछ काम अपनी प्रोफाइल में अपने आप डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं, MS वर्ड कैसे चलाते हैं, यही नहीं पता होता बच्चों को MS वर्ड किस तरह चलाना है, एक्सेल की फाइल में किस तरह ग्राफ बनाना है, और ये सब कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें आप देखें। उसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल देखें तो आप एक इंटर्नशिप किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे प्यास है, सॉरी इस्लामाबाद के अंदर, अगर प्रयास है उधर से है, इस्लामाबाद से है, वहाँ पे अगर आप लाहौर में तो कैम्प यूनिवर्सिटी कैम्प है CMB, और उसके अलावा अगर लाहौर में है तो सॉरी फैसलाबाद निपजी है, उसके अलावा अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाद कैब है एग्रीकल्चर के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में। तो आप यहाँ पे अप्रोच करें अपने सुपरवाइजर के रिकमेंडेशन के ऊपर, हाँ मैंने वहाँ जाके काम करना है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। इन चीज़ों को देखें। उसके अलावा ये चीज़ें आप 5th सेमेस्टर में स्टार्ट कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे लोग अब आते हैं वो आइट्स को लेके चलें, तो उसकी तैयारी करें। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं कि अगर आप खुद करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर बाहर से कर लें। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, हर चीज़ मिल जाएगी, अगर करने वाले बने आपस। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा आप कुछ पब्लिकेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करें। उसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ LOM, मोटिवेशन लेटर। जब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है, आपको पता है हाँ मैंने इस डोमेन में जाना है, और आपने कंट्रीज को सिलेक्ट नहीं किया, डजंट मैटर। सबसे पहले आप अपने LOM पर फोकस करें, हाँ मेरा मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है किस डोमेन में है, किस तरह से है, मैं हाँ वर्बली आप कर रहे हैं। अब जब आप रिटर्न में लिखेंगे ना तो आपसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो चीज़ें आप मुंह से बोल रहे हैं वो लिख नहीं लगेंगे उस वे में, जिस तरह से अगले बंदे को आपने जाके प्रेजेंट करना है, या जो भी जहाँ भी एडमिशन आपने अप्लाई करना है किस वाले से। तो अपने LOM पे फोकस करें। डिफरेंट ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब, फिर मैं यूट्यूब की नाम लूंगा, यूट्यूब पे, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे देखें। अगर आपको अच्छा कोई मेंटोर मिल जाता है, अपने पहले ड्राफ्ट बनाए को 2-3 पेजेस का LOM लिखें, उसको अपने प्रोफेसर को दिखाएं। उसके अंदर वो ग्रामेटिकली हर तरह से, हर लिहाज से, सबसे मेन चीज़ क्या है LOM के अंदर रिपीटेशन ना हो। आप एक लाइन में वो चीज़ लिख रहे हैं, एंड पे जाके वही चीज़ लिख रहे हैं, फिर दोबारा भी वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो उसको पैराफ्रेज ना करें, उसको जस्ट प्योरली रखें चीज़ों को। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हर चीज़ गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये चीज़ें देखें। अपने मेंटोर के साथ राब्ते में रहें, उनके साथ बात करें, मैंने इस पे काम कर लिया, मैंने इसको इस तरह से लेके चलना है। और इसके साथ साथ अपनी CV को साथ अपने बनाएं। और CV जो आप बेसिकली स्पेसिफिकली यूरोपास फॉर्मेट देख लें, उसको आप उसके ऊपर बनाएं, वो भी ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो CV बनती है वो लैटिक्स पे बनती है। यहाँ पे तो CV हम पाकिस्तान में हम वर्ड के ऊपर हम थीसिस भी लिखते हैं, हर चीज यहाँ पे लैटिक्स के ऊपर CV बनाते हैं। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट लैटिक्स कोडिंग के ऊपर करते हैं सब। ओवरलीफ लैटिक्स एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप अपना थीसिस और सब कुछ इस तरह से वो आप प्रॉपरली एक वे में लेके चले। ये चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें, कोई ना कोई वर्कशॉप्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, कोई उसके अलावा कुछ आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आप देखें, उनको लेके चलें। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप कोई 7th सेमेस्टर में आ जाएं तो आप फिर अपनी अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आप अपनी, ये मैं अपनी कहने की जर्नी बता रहा हूँ, जिस तरह मैं ये चीज़ें करता था। मेरी इवनिंग में क्लास होती थी और मैं सुबह 9 से 1 में लैब में होता था।
और लैब के बाद फिर मैं 1:30 से 6-7 बजे तक मैं क्लासेस लेता था, फिर मैं घर जाता था। तो घर जाकर बस खाना पीना, उसके बाद फिर यही काम, फिर यही शुरू। ये कि मुझे मेंटोर अच्छे मिल गए उस टाइम, तो बस ये कि ऊपर से ये कि मैं खुद करने वाला था, मेरे अंदर वो एक कह लें कि ठीक है मैंने ये करना है, मैंने जो भी जिस तरह से भी है, ये नहीं कि मैंने अपनी बस ये अपनी लाइफ को अपनी पेरेंट्स के लिए अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी चीज़ों को सोच रहा था तब। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके करने से आएंगी, ये चीज़ें करें। उसके अलावा फिर अपने 7th सेमेस्टर में अपनी कंट्रीज को टारगेट करें, किस कंट्री में जाना है, कभी भी एक ऑप्शन ना रखें, 2 से 3 ऑप्शन रखें। थैंक यू सो मच आपकी इतनी डिटेल्ड गाइडेंस के लिए, एंड होपफुली जो लोग अभी तलाश में स्कॉलरशिप के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी सारी गाइडेंस और एडवाइसेस। और अगेन थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़, और खुल के शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस। नहीं फादर, मैं तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होके कहाँ बात कर रहा हूँ। बहुत आपका बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के लिए, और बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी वाला मामला करे और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें इन पॉजिटिव वे में। और बस ये चीज़ें, और अपने घर अपने पेरेंट्स के लिए आसानी वाला मामला हो उनके लिए। बस ये चीज़ें हैं कि और अपनी लाइफ को जितना हो सके अच्छा लेके चले, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। कुछ नहीं, बस ये फादर ये है कि अपने आप फोकस करें, और इसके अलावा ये कि बस डू एंड डाई।